हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं नए प्रैक्टिस सेट की, जो कि आपके एसएससी, आरआरबी और कांस्टेबल लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन तीनों के सिलेबस से मिक्स करके मैं ये आप लोगों के लिए डेली लाता हूँ। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो काउंटिंग फिगर्स का क्वेश्चन होता है। हर हाल में एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का हो, जिस भी लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें ये जरूर आता है। तो देखते हैं इसमें क्या करना होता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाना है, वो है कि आपके पास अगर एक स्क्वायर है और उसमें ऐसे क्रॉस हुआ या कितनी भी रेखाएं पार हुई हैं, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें जितने भी खंड बनते हैं, मतलब जितने ब्लॉक्स बनेंगे, उनको हम नंबरिंग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका डबल हमारे पास यहाँ टोटल त्रिभुज होते हैं भाई, ठीक है। इसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इनके कुछ मिक्सअप्स होते हैं। तो इसमें अगर मैं काउंटिंग करूं तो 1, 2, 3, 4, तो 4 का डबल क्या होगा? 4 का हम यहाँ डबल करेंगे जो कि 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 1, 2, 3, 4, 4 का डबल क्या हो गया? 8, तो यहाँ 8 दूनी 16। तो आपको क्या करना है कि ऐसे जब भी आपके पास सिर्फ एक क्रॉस वाला जो है वर्ग दिया हो, तो उसमें सीधे 8 ही याद रहेंगे, और 8 का उतना गुना करेंगे जितने ये साथ में ऐसे जुड़ते जाएंगे। अगर 3 होते तो 3 गुना कर देते, 2 है तो 2 गुना कर दिया हमने, तो 16 आ गए। सीधा ये हमें अब निकालना है। जब भी दो वर्ग ऐसे सिर्फ क्रॉस करे हुए, डायगोनल से डायगोनल मिले हुए, अगर हमारे पास ऐसे दो वर्ग होते हैं, तो वहां से दो त्रिभुज अलग से प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन दोनों में जुड़ के ये एक बड़ा त्रिभुज और इधर से एक ये बड़ा त्रिभुज प्राप्त होता है। तो दो ये मिल गए, ठीक है। तो 16 और 2 18 त्रिभुज, तो 18 त्रिभुज इन्हीं से हो गए। हमेशा याद रखना है कि दो वर्ग ऐसे क्रॉस वाले एक साथ मिल जाए तो वहां से 18 वर्ग होते हैं। अगर इसे याद रख लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी एग्जाम में। अब यहां देखो, 19, 20, 21, 22, तो टोटल 22 त्रिभुज हमें यहां मिल गए। लेकिन हमें ये चेक करना है कि कहीं बाहर वाले और अंदर वाले जो लाइंस हैं उनको मिला के तो कोई त्रिभुज नहीं मिला, मिक्स वाला। लेकिन जब तक यहाँ से ऐसे कोई क्रॉस नहीं होगा, ये लाइन बाहर से मिलेगी नहीं ना इससे ऐसे, तब तक कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज इन दोनों से मिला के नहीं मिलेगा। अगर ऐसे एक रेखा रही होती यहाँ बीच में, तब ये वाला अलग से मिल जाता, इधर ये मिल जाता, ठीक है, ऐसे दो मिल जाते। लेकिन अब नहीं मिलेंगे, अभी यहाँ पे ऐसे अंदर मिक्स नहीं है। तो हमारे पास टोटल 22 त्रिभुज आए थे, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, फाइंड द मिसिंग नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे कैसे हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन क्वेश्चन में देखना क्वेश्चन मार्क कहाँ दिया हुआ है। तो हमें ये जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इसका मतलब इसी प्लेस पे यहाँ 11, इसी प्लेस पे यहाँ 22 का क्या रोल है बाकी दूसरों में, ठीक है। लेकिन जो बीच वाली वैल्यू होती है वो आपको एग्जैक्टली इनका रिलेशन बताती है। तो इस रिलेशन को बीच वाले से देखना है कि 22 का क्या रिलेशन बनता है। अब आप यहाँ एक चीज नोट करें, यहाँ क्या है? 36, यहाँ बीच में क्या है? 16, और यहाँ क्या है? 64। अब 36 किसी ना किसी का वर्ग होता है जो कि 6 का है, 16 भी 4 का वर्ग होता है, और ये 8 का वर्ग होता है। इसका मतलब वर्गों का यहाँ कुछ रोल है, और वो रोल क्या है अब ये बाहर वाली संख्या में समझाएंगी। 15, 22, 9, 16, इनसे हमें पता चलेगा। तो इनमें ज्यादातर क्या होता है, आमने सामने वाली संख्याओं का रोल होता है। 80% केसेस में यही होता है भाई। जैसे ये 15 है, ये 9 है, इन 15 और 9 का रिलेशन देखो, 15 और 9, 9 और 6 15 होता है, इन दोनों का अंतर 6 होता है, 15 और 9 24, जोड़ करके 24 आता है। इन दोनों की दो रिलेशन दे रखे हैं। अब 16 और 22 का अंतर भी 6 होता है, और देखो ये 6 का वर्ग दिया है, इसका मतलब क्या है? इस 6 को और इस 6 का यूज करना हमें, तो इनके अंतर लिए हमने, अंतर को मल्टीप्लाई किया आपस में। किसके अंतर को? 15 और 9 का अंतर 6, 16 और 22 का अंतर 6, तो उनका मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखिए 9 और 4 13, और 7 और 4 11, तो इसका मतलब यहाँ 4 4 आया तो 4 का वर्ग हो गया, या कह सकते 4 दो बार मल्टीप्लाई हो गया। तो आमने सामने को लेना है। ये क्या है? 13 और 8 21, इन दोनों का अंतर क्या है? 8 है, और इन दोनों का अंतर भी जब 8 होगा तभी हमारा 8 का वर्ग बनेगा, मतलब उन दोनों की गुणा होगी। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कैसे बनेगा? देखो यहाँ छोटी संख्या, यहाँ बड़ी, यहाँ छोटी संख्या, यहाँ बड़ी, तो इसमें मतलब हमें 15 में 8 जोड़ के इधर वाली संख्या मिलेगी, क्योंकि इन दोनों का अंतर 8 होना चाहिए। 15 और 8 23, तो यहाँ 23 होगा क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। 24 का जो संबंध 288 से है, 26 का वही संबंध किससे होगा?
अब 24 एक छोटी सी संख्या है, 288 एक बड़ी संख्या है। जब छोटी संख्या से एक बहुत बड़ी संख्या आपको मिलती है आंसर के रूप में या उसके संबंध में, ये है एनालॉजी के क्वेश्चन। अब इस एनालॉजी के क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि भाई क्या उसका संबंध होगा, ठीक है। 24 का 288 से, तो इसे नंबर एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी है लेकिन नंबर से बनी हुई है, इसलिए नंबर एनालॉजी कहलाएगी। अब 24 का 288 से रिलेशन कैसे बना सकते हैं? बड़ी संख्या है तो मैं क्या करूं, 24 का वर्ग करके देख लूं, क्योंकि बड़ी संख्याएं जो होती है ना वो हमेशा वर्ग से, घन से या गुणा करके आती है। अब गुणा करके आएगी तो गुणा 24 की मैं किस में करूं, तो मेरे पास नहीं है, तो वर्ग और घन से आ सकती है। तो मैं इसका वर्ग करता हूं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, दूनी 16 और 1 17, 576। अब 288 576 का आधा होता है, देख लो काट के, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, है ना। तो इसका मतलब मुझे इस संख्या का वर्ग करना है और फिर उसका आधा मेरा आंसर आएगा। लेकिन इसे ऐसे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको क्या करना है, वर्ग का मतलब होता है उस संख्या की उसी में गुणा करना, तो उसका आधा करना है तो पहले ही कर दो, इसे काट दो 13, तो 26 की 13 में गुणा करना आसान है, ठीक है। समझ में आ गया? जिस किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना भाई, ये क्लियर हो गया आपको? तो ये बनेगा 338। उसने कहा ये आपका जो पिछला था ये था नंबर एनालॉजी, नंबर्स के रिलेशन दे रखे थे, यहां दे रखे अल्फाबेट्स के रिलेशन। अब जब अल्फाबेट्स के रिलेशन होते हैं तो आपको नंबरिंग करनी है। जैसे डी हमारा यहाँ 4 नंबर होता है, एच 8 होता है, एल 12 होता है, पी 16 नंबर पे होता है, टी 20 पे होता है और एक्स जो है आपका 24 पे होता है। अब इनका रिलेशन इससे दे रखा है तो इनकी नंबर हम नीचे लिखेंगे। बी 2 पे होता है तो 4 में से 2 गया 2, फिर आपका एफ 6 पे होता है, 8 में से 2 गया 6, तो -2 करके लिखा हुआ है सब में यहाँ अभी तक, मतलब -2 आ रहा है। जे 10 पे होता है तो यहाँ भी -2 आ गया, फिर एन 14 पे होता है, यहाँ भी -2 आ गया। आर जो है 18 पे होता है, यहाँ भी -2 आ गया। वी 22 पे होता है, ये भी -2, तो सबको -2 करके लिखा हुआ है। तो पहले हमें नंबरिंग देखनी है, या फिर एक सीधा सा संबंध समझाता हूँ। डी से पहली सी छोड़ दो, उससे पहला नंबर ले लो। तो सी से पहले बी छोड़ दो, उससे पहला नंबर ए होता है, मतलब अल्फाबेट्स। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है। तो डिफरेंस बहुत कम है तो डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ए आ जाएगा। जी से पहले अब हमारे पास एक छोड़ना है, जी से पहले ए जोड़ना है, तो एफ छोड़ देंगे, ई आ जाएगा, ए ई। ऐसे ही के से पहले आपका जो भी आएगा उसको छोड़ देंगे, उससे पहला लेंगे जो कि आई आएगा, है ना। ऐसे करके ए ई आई, ए ई आई एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो नंबर लिखो, 2 माइनस करके निकाल दो। निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम ज्ञात कीजिए। अब अर्थपूर्ण क्रम मतलब या तो बढ़ता क्रम बना दो या तो घटता क्रम बना दो। अब यहाँ फ्लैट, कस्बा, गली, इमारत, भवन समूह। अब आप देखिए फ्लैट एक छोटा सा, मतलब पूरे एक बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा ब्लॉक होता है जो कि जिसका कोई ओनर होता है, ठीक है। तो फ्लैट यहाँ सबसे छोटी जो है रहने की जगह है। तो फ्लैट से बड़ा तो मतलब फ्लैट एक नंबर पे आएगा। तो बढ़ते क्रम में ज्यादातर हम देखते हैं, ठीक है। बढ़ता भी देख सकते हैं, घटता भी देख सकते हैं। अब हमारे पास फ्लैट से बड़ा क्या होता है, फ्लैट से बड़ी तो इमारत होती है, क्योंकि इमारत का एक भाग होता है फ्लैट, तो एक के बाद 4 आना चाहिए। ऐसे इसका सार्थक क्रम बन सकता है। फिर इमारतों को एक साथ ले लेते वो भवन समूह बन जाता है, तो ये 5 हो गया, ठीक है। इससे बड़ी फिर गली आ जाती है और फिर तो पूरा कस्बा हो जाता है। तो 1 4 5 3 2, 1 4 5 3 2 ये रहा। तो ये बढ़ते क्रम में हमारा आंसर हमें मिल गया है। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाही त्रिभुज। तो ये है आपके जो वैन आरेख। वैन आरेख में क्या होता है, हर एक कैटेगरी, जैसे त्रिभुज को मैं एक आरेख से ऐसे मान लूं कि ये त्रिभुज है, ठीक है। फिर मैं समकोण त्रिभुज को ये मान लूं कि ये समकोण त्रिभुज है। फिर उसके बाद समद्विबाही त्रिभुज को मैं ये मान लूं ये है। लेकिन आप एक बात नोट करो, समकोण त्रिभुज हो या समद्विबाही त्रिभुज हो, तो है तो दोनों त्रिभुज ही ना। तो त्रिभुज की कैटेगरी में ये दोनों आएंगे, तो मतलब इसकी कैटेगरी में ये दोनों रिप्रेजेंट होंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि मतलब ये है आपका त्रिभुज, ठीक है। इसके अंदर अब इन दोनों को प्लॉट करना है, इन दोनों को प्लॉट करना है, तो इनमें एक संबंध दर्शाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज और समद्विबाही त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा, उसकी दोनों साइड इक्वल हो सकती है ना, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। अब ये साइड अगर इसके इक्वल हो सकती है ना भाई, 90 डिग्री वाले त्रिभुज में ये भी हो सकती है, ये तो नहीं होती, क्योंकि ये तो हमेशा जो है बड़ी ही भुजा होती है। और समद्विबाही त्रिभुज का वही मतलब होता है कि दो भुजा इक्वल होने वाला त्रिभुज। तो ये कोई कोई समकोण त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज समद्विबाही त्रिभुज भी हो सकता है। तो इसे ऐसे बनाएंगे, ये और ये,
ये वो हिस्सा है समकोण त्रिभुज का जो समद्विबाहु है, और ये वो समद्विबाहु है जो समकोण नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 55 गुणा 10 को हम 9 लिख सकते हैं, 35 गुणा 11 को हम 6 लिख सकते हैं, 46 गुणा 12 को हम 7 लिख सकते हैं, तो 88 गुणा 76 का मान क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन जो है भाई सिंपली क्या है, ये आपके मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है भाई। मेनली तो बताऊं तुम्हें, रीजनिंग यहीं से शुरू हुई थी, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखें तो 5 5 का और 1 0 का रिलेशन 9 बनता है, बीच में गुणा लगी है, 55 गुणा 10 तो 550 होता है, लेकिन ऐसे नहीं समझना होता है इनको, ऐसे समझ के हमारा आंसर नहीं आ सकता। जैसे 55 है, अब ये 55 5 और 5 दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे 10 देता है, 10 का मतलब 9 के पास दे दिया मुझे आंसर, पहुंच गया मैं उसके पास, तो इसका मतलब है अंकों का योग होगा। गुणा में 10 है, 10 के अंकों को जोड़ूं तो 1 और 0 1 होता है, लेकिन मुझे 9 मिल रहा है, तो क्या मैं इन दोनों का अंतर कर दूं तो मुझे 9 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा ना। तो यहाँ भी देखेंगे 3 और 5 होता है 8, और 1 और 1 होता है 2, इन दोनों का अंतर कितना बनता है? 6। तो ये चीज फॉलो हो रही, तो इसे यहाँ भी फॉलो करेंगे। 8 और 8 16, 7 और 6 13, तो बचा कितना? 3। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लैटर को हम 723889 लिख सकते हैं, मदर को 468159 लिख सकते हैं, तो मैमोथ का कोड क्या होगा? भाई इसका कोड यहाँ दे रखा है, इसका कोड यहाँ दे रखा है, इसका कोड आपसे पूछा है। ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको कोई भी स्टेप उठाने से पहले हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर एक से ज्यादा जगह कोड दिए हुए हैं, जैसे यहाँ फ्लैटर का दिया हुआ है, यहाँ मदर का, तो जब आपसे किसी का कोड पूछेगा, जैसे यहाँ मैमोथ का पूछा है, तो ये देखना है कि इसके अंदर जो जो लेटर प्रयोग हुए हैं, क्या वो लेटर ऊपर मौजूद हैं। अगर ऊपर मौजूद हैं तो भैया हमारा कंपैरिजन का क्वेश्चन होता है, और कुछ भी नहीं करना। एम ऊपर मौजूद है, ए ऊपर मौजूद है, एम तो है ही ऊपर मौजूद, ओ ये रहा, टी ये रहा, एच ये रहा, तो इसका मतलब हमें कोड ऊपर से सिर्फ कंपेयर करने हैं और आंसर हमें मिल जाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं करना, याद रखना। ओ टी एच ये रहा, ओ टी एच ये लास्ट में, ये इनका कोड यहाँ से उठा लो, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, 6 8 1, तो आखिर में 6 8 1 जिसमें होगा वो हमारा आंसर होगा। 6 8 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो है ऑप्शन ए, बाकी को कंपेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी पूरा करना चाहते तो देखो, एम का कोड यहाँ से देखे तो 4 है, ठीक है, तो यहाँ इसका कोड क्या होगा? 4। ए का कोड देखो, ए चाहिए मुझे, ए ये रहा तीसरे नंबर वाला, 3 4 3, और फिर एम है, एम का कोड हमने देखा अभी 4 4 है, बस बन गया 4 3 4 4 6 8 1, जो कि ऑप्शन ए में है। वाई एक्स के पूर्व की तरफ खड़ा है, तो जब भी आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करो यार, नॉर्मल लाइफ में भी यार क्या होता है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हम ऐसे पढ़ते हुए आए हैं कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है, ठीक है, ऐसे पढ़ते हुए आए हम। अब इनमें ना 4 दिशा तो ये होगी, 4 दिशा और होती हैं भाई, टोटल 8 दिशाएं होती हैं हमारे पास। अब इसको हम कहते हैं उत्तर पूर्व, पूर्व में आएगा हमेशा, यहाँ होगा दक्षिण पूर्व। अब ऐसा मत करना कि पूर्व उत्तर कर दो इसे, नहीं, पहले उत्तर ही आएगा, है ना। इधर उत्तर पश्चिम कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये ऐसे बनता है। अब इन्हीं के हिसाब से हम लोग अपना आंसर निकालते हैं। जैसे उसने कहा वाई एक्स के पूर्व की तरफ खड़ा है, एक्स के पूर्व की तरफ, एक्स अगर मैं यहाँ बना दूं, उसका पूर्व किधर होगा? इधर, तो यहाँ कौन खड़ा है? वाई खड़ा है, उसका ये कहना है, ठीक है, ऐसे बनाना है आप लोगों ने। अब उसके बाद एक्स जेड के उत्तर की तरफ खड़ा है, उत्तर कहाँ होता है? ऊपर की तरफ, और एक्स किसी उत्तर, जिसके उत्तर की तरफ खड़ा होगा मतलब उसके ऊपर खड़ा होगा, तो जेड को मैं यहाँ बना दूं, तो जेड का उत्तर ऊपर होगा, तो एक्स ऊपर खड़ा है उसके, ठीक है जी। यदि पी जेड के दक्षिण की ओर है, दक्षिण क्या होता है? नीचे की तरफ, जेड का दक्षिण मतलब जेड के नीचे कौन खड़ा है? पी खड़ा है, तो पी कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब आगे क्या कह रहा है? और है, तो पी वाई से किस दिशा में है? अब वाई ये रहा और पी ये रहा, वो कह रहा है ये इससे किस दिशा में है? तो इस दिशा में है। आपको क्या करना है, जिससे भी दिशा वो पूछा जाएगा वहां एक ऐसे क्रॉस बनाना है, उस क्रॉस के हिसाब से आप देखो, यहाँ अगर वाई खड़ा है यहाँ, तो उससे इधर जाना है, तो वाई अगर यहाँ खड़ा है उससे इधर जाने का मतलब क्या? दक्षिण पश्चिम है, तो आपका आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई। 3 से जैसे 8 आया, 8 से 15 आया, 15 से 24, 24 से आगे क्या आएगा? ये है आपका सीरीज का क्वेश्चन, इसमें आपकी नंबर सीरीज दे रखी है, और ये देख के आप लोगों को बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मतलब सीरीज का, नंबर सीरीज का सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। कैसे है सबसे बेसिक क्वेश्चन? क्योंकि सारे नंबर छोटे छोटे हैं और सारे नंबर जो है आगे बढ़ते हुए हैं, तो इसका मतलब ये क्या है
सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें बढ़ते क्रम में डिफरेंस दिया और डिफरेंस भी छोटा छोटा है। जैसे 3 से 8 जाने के लिए 5 जोड़ा, 8 से 15 जाने के लिए 7 जोड़ा, 15 से 9 24 जाने के लिए 9 जोड़ा। तो 5 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। इसका मतलब मुझे 11 जोड़ना है, 4 और 1 5, 35 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। AZBY CXDWEVFU क्वेश्चन मार्क, ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है लेकिन इसमें अल्फाबेट्स का प्रयोग किया गया है। तो अल्फाबेट्स का प्रयोग करने पर आपको क्या करना है, पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर कर देना है सबके। जैसे ए से सी पे जाने के लिए मैंने बी बीच में छोड़ा, सी से ई जाने के लिए डी बीच में छोड़ा, ई से मैं एफ छोड़ दूंगा तो जी पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब ए से बाद में यहाँ जेड लिखा हुआ है, ए जेड का विपरीत होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ जी आए तो जी का विपरीत टी होता है। तो इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, ऊपर से हमें समझ आ रहा है। फिर ऐसे बी से डी गया तो सी छोड़ा बीच में, डी से ई छोड़ के एफ, एफ से जी छोड़ के टी। ठीक है, अब हमारे पास जो है देखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। तो ए जेड जी टी हो गया। अब हमें देखना है आगे कैसे जाएंगे हम। बी से मैं डी पे गया, डी से मैं एफ पे गया और एफ से मुझे आगे जाना है क्योंकि तीसरे को तीसरे से कंपेयर करना है। तो बी से मैंने सी छोड़ा, डी पे पहुंचा, ई छोड़ा, मैं एफ पे पहुंचा, जी छोड़ूंगा तो एच पे पहुंच जाऊंगा और एच का विपरीत होता है एस, जी टी एच एस, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। पी क्यू डैश डैश पी क्यू डैश पी डैश क्यू, आपको निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण करना है। तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को पेयर्स बनाने हैं। तो पेयर्स कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब 10 में या तो 5 5 के पेयर बना लो या 4 4 के 2 पेयर बना के 2 को छोड़ दो। 4 के पेयर बनाया, 1 2 3 4 के पेयर बनाया, ऐसे छोड़ दिया। तो आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पी क्यू नजर आ रहा है, यहाँ पी क्यू नजर आ रहा है, तो यहाँ भी पी क्यू ही बनेगा। ठीक है, तो पी क्यू हो गया। फिर यहाँ देखो लास्ट में पी आ रहा है, यहाँ पी बना दिया मैंने। ठीक है, इधर कुछ है नहीं। अब ये रिपीटेड वाला बन गया। अब मेरे पास पी क्यू आ गया, लेकिन बीच में मैं क्या लगाऊं, ये बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ तो क्यू भी आ सकता है, पी भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। ऑप्शंस पे पहला नंबर मैंने खाली छोड़ा, फिर पी है, फिर अगला मैंने खाली छोड़ा हुआ है, फिर पी है। तो ऐसा देखो, दूसरे पे और चौथे पे पी किस में दे रखा है, दूसरे पे ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये पी और ये पी, और यहाँ पी है, यहाँ क्यू है। तो सिर्फ ऑप्शन डी में दे रखा है। तो इसमें दूसरे नंबर पे कौन बैठा है भाई, पहले पे क्यू बैठा है, तो मुझे यहाँ क्यू लगाना पड़ेगा। तो पी क्यू क्यू पी, ये देखो क्यू लगा दिया मैंने, है ना, और ये बन गया। तो पैटर्न आपका ये बना हुआ है। ऐसे कर सकते हैं आप लोग इसे फाइंड। विकल्पों में दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। तो दर्पण प्रतिबिंब चुन के आपको बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब में जहां से क्वेश्चन खत्म होता है, जैसे क्वेश्चन इस लेवल पे खत्म हुआ है तो आंसर वहां से शुरू होता है। अगर ये ऐसे खत्म हुआ है तो वो ऐसे शुरू होगा, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। फिर इसके आगे ऐसे गोले हैं तो ये यहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऐसे। इसके बाहर ऐसे गोला तो रहेगा ही रहेगा। अब ये अगर इधर की तरफ है तो इधर ये इधर की तरफ हो जाएगा, इसकी दिशा पलट जाएगी, और इसकी दिशा इधर है तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये ऑप्शन सी में दे रखा है, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि डी का अर्थ गुणा है तो यहाँ क्या होगा, 28 गुणा में 6। ठीक है, उसने कहा एस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ हम प्लस लेंगे। 6 के बाद यहाँ 34 लिखा हुआ है। ठीक है जी। फिर एम का अर्थ है भाग के बाद 2 लिखा है तो बच्चों यहाँ 2 हम बटे में पहले लिख देंगे। फिर ए है, ए का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे 8। और डी का अर्थ है गुणा, तो मैं गुणा में लिखूंगा 6। अब ये इक्वेशन बनानी है, फिर उसके बाद लगाना है बोर्ड मास रूल, और बोर्ड मास रूल लगा के आपको इसको सोल्व करना होता है। ये क्वेश्चन बन जाता है, बस और कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर। अब मैं सबसे पहले बोर्ड मास रूल के हिसाब से ब्रैकेट देखता हूँ, क्योंकि बोर्ड मास रूल में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, वो यहाँ नहीं है। ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब का भी यहाँ क्वेश्चन में नहीं है। फिर आता है डिवीजन, डी बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास। ठीक है, तो डी का मतलब भाग करना है, तो भाग कर दो पहले। 2 से भाग किया 17 आया, तो 28 गुणा में 6 प्लस 17 माइनस 8 गुणा में 6। अब बोर्ड मास रूल के हिसाब से आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई, एम फॉर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना है भाई यहाँ में। ठीक है, तो 28 गुणा 6 होता है 168 प्लस में 17
-8 छंग 48, दो जगह गुणा था तो मैंने दो जगह किया। अब करना है प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे और इसे माइनस करेंगे, तो इन दोनों 8 7 15, 6 7 8, 185 में से 48 मुझे माइनस करना है, मुझे 137 मिल जाएगा। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्पों से विषम शब्द चुनिए। जब भी आपके पास अल्फाबेट्स में ऐसा पैटर्न बना के दिया है और आपसे कहा है विषम चुनिए, तो विषम चुनने का मतलब होता है कि तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। तो जब भी ये होंगे तो इनका आंसर हमेशा इनकी प्लेस वैल्यू से पता किया जाएगा, अदरवाइज हम नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पी देखो, पी 16 नंबर है, एन 14 नंबर होता है, एम 13 नंबर पे होता है, ओ 15 नंबर पे होता है। ठीक है, ऐसे ही एफ देखेंगे, एफ 6 पे होता है, डी 4 पे होता है, सी 3 पे होता है, ई 5 पे होता है। ऐसे मैं लिख लूंगा पहले और फिर पैटर्न फाइंड करूंगा। डब्ल्यू 23, यू 21, टी 20, बी 22, ऐसे। ठीक है, अब लास्ट वाला और लिख लेते हैं, एल 12, के 11, जे 10 और एम 13। अब यहाँ देखो 16 में से -2 करा 14, यहाँ -2 हुआ है, 6 से 4 -2 हुआ है, 23 से 21 -2 हुआ है, 12 से 11 -1 हुआ है। तो ये तीनों कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन डी यहाँ तीनों से अलग है। तो आपका जो आंसर है विषम शब्द है ऑप्शन डी। विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। अब यहाँ विषम संख्या चुनिए, माफ कीजिए। अब यहाँ क्या है, ये भी विषम का है, मतलब तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, लेकिन यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं। अब हमें नंबर्स में देखना है कि भैया इनमें नंबर्स में क्या रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, 610 है हमारे पास, 421 है, 700 है, 701 है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दो जिसमें से विषम फाइंड करना, तो सबसे पहले एक नज़र 5 सेकंड के अंदर आपको लगानी किसके ऊपर, इनके अंकों के योग के ऊपर। जैसे 6 1 7 + 0 7, 4 2 6 1 7, 7 + 0 + 0 7, 7 और 1 8। ये देखो इसके अंकों का योग अलग है, बाकी तीनों में अंकों का योग क्या बन रहा है, 7। तो एक सेकंड के अंदर चेक कर लेना। सबसे पहला, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले स्टेप पे यही करना है, जिसमें 1-2 सेकंड ही आपकी जाएगी। ये इससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। प्रश्न आकृतियों में से उस विकल्प को चुनिए जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है। मतलब इस प्रश्न आकृति के अंदर इन उत्तर आकृतियों में से एक आकृति छिपी हुई है, वो हमें फाइंड करनी है। अब इसमें ना बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दो। हर बच्चा ये ढूंढेगा कि ये जैसे है वैसे ही इसमें ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कई बार इसे घुमा के आंसर देता है। घुमाने का मतलब इस आकृति की दिशा बदल देता है। अब जैसे इसका आंसर मैं आपको पहले तो बता दूं, सीधा सीधा बी होता है, बी है इसका आंसर। लेकिन समझाता हूँ कैसे है, आपको समझ में नहीं आएगा देखने से। आप ये देखो, अगर मैं इस रेखा को ऐसे ले जाऊँ, सीधी रेखा है, मैं इसे ऐसे ले जाऊँ, ये सीधी रेखा है, फिर ये थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ गया हुआ है, ये देखो थोड़ा सा अंदर की तरफ, फिर ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर की ऊपर उठ। अब इधर देखो ये ऐसे स्लोप बना के गया, ये बना है, और ये दोनों लाइन ऐसे मिल गई, ये दोनों लाइन ऐसे मिल गई। देखो ये घुमा दिया इसने, इसको ऐसे 90 डिग्री घुमा के यहाँ दिया हुआ है। तो याद रखना, ऐसे भी आपको क्वेश्चन दिया होता है, जो है कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों तरीके से सोचना है, सीधे भी देखना और अगर नहीं सीधा मिल रहा तो ऐसे घुमा के देखना है। विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास आप देखेंगे, जैसे यहाँ 6 3 से 8 बना है, 4 2 से 5 बना है, 5 1 से वैसे ही क्या बनेगा। अब छोटी छोटी संख्या है, जब भी छोटी छोटी संख्याएं होंगी तो वहाँ प्लस माइनस का ही गेम होता है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है। जैसे 6 3 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बन जाएगा, 4 2 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बन जाएगा, 5 और 1 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बन जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर 5 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि वो और अदर लॉजिक लगाने लगता है। लेकिन जब छोटी छोटी संख्या हो ना, तो हमेशा प्लस माइनस में आंसर निकाल लेना, बहुत आसानी से आ जाएगा। यदि 33 + 45 को 30, 90 + 26 को 40, तो 30 + 45 को हम क्या कहेंगे। अब 33 + 45, अब 30 कैसे बन सकता है। देखो 33 और 45 तो बड़ी बड़ी संख्या है, उनसे लाना है मेरे को 30। अब अगर ये जो लाना है वो इन दोनों संख्याओं से ही भी छोटा हो तो अंकों पे आंसर आएगा, बस और कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ 3 और 3 6, 5 और 4 9, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो कितना बने भाई 15, और 30 का 15 से क्या रिलेशन है, इसका डबल है। देखो क्या ये आगे भी अप्लाई हो रहा है, अगर हो रहा है तो भाई ठीक है। 9 + 0 9, 9 2 11, 11 और 6 17। अब 17 में बच्चों एक बात याद रखनी है, अगर यहाँ सिंगल लेटर आया था, है ना, सिंगल लेटर तो नहीं है।
अब तो इसको भी सिंगल डिजिट बनाओ, जैसे 5 और 1 क्या होता है 6, 6 का 5 गुना भी 30 होता है। तो अब क्या है, इसका दोनों तरफ से रिलेशन आ रहा है, तो यहाँ 17 का 40 से नहीं बन रहा है, तो इसे भी एक डिजिट में लेके आओ। 7 और 1 क्या होता है 8, 8 का भी ये 5 गुना हो गया 40। तो इसका मतलब इन सबको जोड़ा है, सिंगल डिजिट में लेके आए हैं, फिर उसका 5 गुना मेरा आंसर है। 3 4 7 5 12, 12 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 होता है, 3 का 5 गुना हमारा आंसर होगा, जो कि 15 बनेगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। मुड़ी हुई आकृति खुलने पर कैसी दिखाई देगी, ये आप लोगों का होमवर्क है। मेरे को लग रहा है इसमें 90% बच्चे गलती करेंगे, देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। अध्यापक जो मेहनती है पर ईमानदार नहीं, ये पिछला आपका होमवर्क है, इसे करना है भाई, ठीक है। अध्यापक जो मेहनती है, तो हमें अध्यापक लेने हैं। पहली बात तो अध्यापक ये है, तो इससे बाहर नहीं जाना, तो सी नहीं लेंगे, एफ नहीं लेंगे, बी नहीं लेंगे, इनकी बात ही नहीं करेंगे। जो मेहनती है, मेहनती है तो वो लेना है। ईमानदार नहीं है, तो ईमानदार वाले सारे लेटर को छिपा दो, ईमानदार वाला हमें कुछ नहीं लेना। अब बचा सिर्फ डी, जो कि क्या है, अध्यापक भी है और मेहनती भी है, तो इसलिए डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। आज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। डेली हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। शाम को 7:30 बजे डेली मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आता हूँ, जहां आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट में सोल्व कराता हूँ, जो कि आरआरबी, एसएससी और कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। कल फिर लाऊंगा, मिलेंगे कल फिर ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।